और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन है, तो आज सीएम संगठन के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दायित्व समेत दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम की मुलाकात हुई थी और आज देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली दौरे का तीसरा दिन और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज कई सारी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी और उत्तराखंड के विकास के मुद्दों से जुड़े तमाम उन प्रस्तावों पर भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी और साथ ही जो विकास के कार्य उत्तराखंड में किए जा रहे हैं और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर भी जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है और कई सारे चैलेंजेस सरकार के सामने भी, उन सभी मुद्दों पर पीएम मोदी से मुलाकात की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से दीपांकर भट्ट लाइव जुड़ गए हैं। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, आज तीसरा दिन, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और आज तीसरा दिन, आज क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री का और आज का दिन कितना खास? बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई अहम मुद्दों पर वहां पर चर्चा हुई। आज तीसरा दिन है मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का और आज जो खबरें, हालांकि इसका भी ऑफिशियल प्रोग्राम जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी संगठन के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, बीजेपी के जो नेशनल ऑफिस है वहां पर जा सकते हैं। खास बात यह है कि सरकार का 1 साल 23 मार्च को पूरा हुआ है और इस साल अब जो सरकार का दूसरा साल है और लोकसभा चुनाव में अब 1 साल का वक्त बचा है। इस बीच में निकाय चुनाव भी हो रहे हैं नवंबर में जो प्रस्तावित हैं, तो इन सब को लेकर मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी संगठन के नेता हैं उनको दायित्वों का इंतजार है कि सरकार को 1 साल यहां पर हो चुका है, तो कब उन्हें यहां पर दायित्व मिलेंगे, तो इसको लेकर लंबी चर्चाएं रही। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पिछले हफ्ते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मिले थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिल चुके हैं और अब संगठन की तरफ से एक फाइनल हरी झंडी के बाद ये दायित्व यहां पर बांटे जा सकते हैं, क्योंकि फिर निकाय चुनाव और निकाय चुनाव फिर लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में पार्टी वर्कर्स को, पार्टी के जो ऐसे नेता जिनका कोई दायित्व फिलहाल नहीं है, उनको जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी जाए ताकि 2024 के लिए एक बड़ी लीड के साथ यहां पर बीजेपी आगे बढ़े। तो आज का दिन भी काफी अहम। और कल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ चारधाम यात्रा को लेकर हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर हो, ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर हो, जोशीमठ के आर्थिक पैकेज को लेकर हो, विकास के मुद्दों पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन जो फोकस में है वो है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले कई सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उन्हें भी जीतने की यहां पर कवायद की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात चारधाम यात्रा की होगी, जिसके शुरू होने में महज 17 दिन बचे हुए हैं। चार धामों में अभी भी बर्फ की चादर बिछी हुई है, तो सड़कों को दुरुस्त करना भी एक बड़ा चैलेंज यहां शासन प्रशासन के सामने बना हुआ है। कई जगह पर लैंडस्लाइड जोन आज भी मुसीबत बने हुए हैं। मौसम के भी साथ न देने के कारण यात्रा तैयारियों में भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है। जिस तरह से चारधाम यात्रा के लिए बुकिंग हो रही है, उससे इस बार पिछले सीजन से भी अधिक श्रद्धालुओं के चारधाम यात्रा पर आने का अनुमान लगाया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर सभी होटल, गेस्ट हाउस एडवांस में बुक हो चुके हैं। अभी तक करीब 8 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 3 लाख श्रद्धालु केदारनाथ, 2.5 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ और करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो महज 17 दिन बचे हैं, लेकिन अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। केदारनाथ हो या बद्रीनाथ, हर जगह पर बर्फ की ये मोटी चादर बिछी हुई है और ऐसे में प्रशासन के सामने, शासन के सामने एक चुनौती है कि कैसे इन मार्गों को सुगम बनाया जाए ताकि यात्री जो है, ताकि श्रद्धालु जो है वो आसानी से पहुंच पाए केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। अभी दूसरे राज्यों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। आशीष हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अब देखिए कुछ ही दिन महज बाकी हैं जिसके बाद में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि बार बार मौसम में भी बदलाव हो रहा है, तो किस तरह से तैयारियां की जा रही चारधाम यात्रा को लेकर?
जी बिल्कुल, मौसम जो है वो तैयारियों में साथ नहीं दे रहा है, जिसके चलते सरकार को काफ़ी परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी सरकार का पूरा जो अमला है वो अपनी तैयारियों को 13 अप्रैल तक पूर्ण करने के लिए हिदायत दे चुका है। गढ़वाल कमिश्नर ऋषिकेश आए थे और सबको उन्होंने हिदायत दी थी कि 13 अप्रैल में हर हाल तक सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो जाए। सड़कों के साथ साथ इस समय देखा जा रहा है कि यहाँ ट्रांजिट कैंप जो टर्मिनल ऋषिकेश में बन रहा है, इसमें एक ही छत के नीचे देश भर से आने वाले श्रद्धालु जो हैं उन्हें सारी सुविधाएं मिलेगी, चाहे मौसम की जानकारी हो, परिवहन संबंधित जानकारी हो, और स्वास्थ्य की टीम जो है वो भी वहां पे उपलब्ध रहेगी। खाने पीने के साथ यात्रियों को सारी सुविधाएं जो हैं वो ऋषिकेश के यात्रा टर्मिनल पर मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ अगर अब बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो इस बार केदारनाथ के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 8 लाख टोटल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुके हैं, जिसको देखते हुए यहाँ के व्यापारी हैं, होटल व्यवसायी हैं और जितने भी लोग हैं वो काफी उत्साहित हैं कि इस बार यात्रा में है। और इस बार क्योंकि कहा जा रहा है कि पिछली बार से ज्यादा भी लोग आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जिस हिसाब से अभी हो रहे हैं। बलवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। बलवीर, अभी मौजूदा समय में क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किया गया है यात्रा को लेकर? क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं वो तो अपना करा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी क्या जरूरी है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? बिल्कुल, स्थानीय लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं किया गया है, उनको छूट दी गई है। और उत्तरकाशी और की बात बता दूं, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा तैयारी जोरों पे है। 12 सेक्टर में दोनों धामों को बांटा गया है और आज खुद जिलाधिकारी गंगोत्री धाम के दौरे पे रहेंगे। पर सबसे बड़ी चुनौती इस बार मौसम दिख रहा है, क्योंकि आज भी अगर हम बात करें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं, ये उत्तरकाशी का मौसम है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अप्रैल शुरू हो गया है और अप्रैल में भी बादल छाए हुए हैं और ऊपरी क्षेत्र आप देख सकते हो कि ऊपरी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी हो रही है। तो ये नजारे हैं उत्तरकाशी के। और 4 धाम यात्रा को महज 17 दिन बच गए हैं। जो प्रशासनिक पूरा अमला है वो कुछ देर में गंगोत्री धाम के लिए निकलेगा, यात्री व्यवस्थाओं का जायजा लेगा। पर सड़क की स्थिति काफी खराब है। हम पहले ही बता चुके कि जो गंगोत्री हाईवे है धरासू के पास खराब कंडीशन बनी हुई है। ऐसे में जिस तरह से मौसम बरस रहा है उससे कार्य में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। और अगर इसी तरह मौसम रहा तो कहीं ना कहीं यात्रा तैयारियों पर भी असर पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं कि मौसम का ठीक होना बहुत जरूरी है। और अमूमन ये देखा जाता है कि जब अप्रैल या मई का महीना आता है तो मौसम साफ हो जाता है, लेकिन इस बार बर्फबारी हो रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर से बड़ी खबर है, जहां पर कपकोट में एक महिला का शव मिला है। पेड़ से लटका हुआ शव मिला। मृतक महिला मायके में रहती थी, तो वहीं महिला की मौत के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच शुरू कर दी गई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेड़ से लटका हुआ महिला का शव मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सहारनपुर जिले का रहने वाला एक फर्जी आईपीएस अधिकारी हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी वसीम खुद को सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस अफसर बताता था और हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक युवती को झांसा देकर उससे सगाई भी कर ली थी। लेकिन युवती के भाई ने शक होने पर उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सहारनपुर के बेहट से वसीम को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक फर्जी आईडी कार्ड, आईपीएस की वर्दी भी बरामद हुई है। जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक आईडीज बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिसमें अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से फर्जी फेक आईडीज 8 जो बरामद हुई, साथ ही साथ फेक वर्दी भी बरामद हुई है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स बरामद हुए हैं। और छात्राओं से गंदी बात करने वाले क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह के खिलाफ में पुलिस ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में अब पहली पीड़ित नाबालिग खिलाड़ी का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। साथ ही 2 अन्य लड़कियों के भी बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने 14 साल की लड़की के बयान तो दर्ज किए और साथ ही उस मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया है, जिस पर कोच नरेंद्र शाह ने अश्लील और गंदी बातें की थी। पुलिस ने इस फोन को जांच के लिए एफएसएल चंडीगढ़ भेजने
की तैयारी की है, क्योंकि पूरा मामला इसी अश्लील फोन कॉल से जुड़ा हुआ है, जिसका रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। और चंडीगढ़ से आने वाली रिपोर्ट के बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने अब तक 3 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जबकि ऑडियो वायरल होने के बाद में सुसाइड की कोशिश करने वाला आरोपी कोच अस्पताल में है और खतरे से बाहर है, और उसके अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। आरोप में यही एक चीज़ थी कि उसमें मोबाइल से में अश्लील जो बातें हैं वो की गई, तो उस संबंध में वो भी एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, जो कि विवेचना के दौरान जो है प्रॉपर जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके अनुसार कार्रवाई उसमें की जाएगी। आरोपी कोच नरेंद्र शाह की मेडिकल जांच के लिए दून अस्पताल में एक बोर्ड का गठन किया गया है। कई दिन से नरेंद्र शाह अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर्स का कहना है कि अब नरेंद्र शाह ठीक है, लेकिन नरेंद्र शाह ठीक नहीं होने का बहाना बना रहा है, और इसीलिए कल भी अस्पताल पूछताछ के लिए गई पुलिस टीम बेरंग वापस लौट आई, जिसके बाद अब 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया है, और बोर्ड की रिपोर्ट के बाद 48 घंटे बाद नरेंद्र शाह के अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। और चलिए अब बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। मस्जिद पर कार्रवाई से भड़के लोग, मस्जिद के इमाम से अभद्रता का आरोप लगा है। आपको बता दें कि देर रात किया गया कोतवाली का घेराव और सिटी मजिस्ट्रेट ने सील की थी अवैध मस्जिद। सरकारी जमीन पर बिना नक्शे के बन रही थी मस्जिद, और पूरी मस्जिद बनने से पहले ही वहां नमाज पढ़ना भी शुरू कर चुके थे लोग। तो ऐसे में पुलिस ने सीज कर दिया, जिसके बाद में लोगों में आक्रोश देखा गया। और ये देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। ज्यादा जानकारी के साथ में शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। देखिए, नैनीताल रोड पर भोटिया पड़ाव के ठीक सामने ये मस्जिद बनाई जा रही थी। अंदर बाकायदा जो मस्जिद का निर्माणाधीन मस्जिद थी उसके अंदर नमाज भी पढ़ी जा रही थी। तो जैसे ही स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत सिटी मजिस्ट्रेट से की, तो सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंची और उन्होंने अंदर देखा तो अंदर वहां नमाज की चटाइयां और बहुत कुछ चीजें वहां पर रखी हुई थी। तो उन्होंने इस पूरी की पूरे निर्माण को सील कर दिया उस समय। और ये किसी वकील का घर बताया जाता है, जो कि एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, उनका घर बताया जाता है, और वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है, नजूल की जमीन पर बना हुआ, और बिना नक्शे के ही इस पे मस्जिद की एक्टिविटीज हो रही थी, धार्मिक काम हो रहे थे। तो स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके बाद इसे सील किया गया। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना जो है स्थानीय लोगों को मिली, उन्होंने देर रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में कोतवाली को घेर लिया पूरी तरीके से। लगभग जो है 1000 से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंच गए और इस बात का विरोध करने लगे। और साथ ही उनका आरोप था कि मस्जिद जो कि अवैध तरीके से बनाई जा रही थी, वहां पर इमाम जो है वो नमाज पढ़ाने का काम कर रहे थे, और उन इमाम के साथ स्थानीय लोगों ने कुछ मारपीट की है, इस तरीके का उनका आरोप था। हालांकि इस तरीके का कोई मामला सामने नहीं आया कि उनके साथ मारपीट हुई है या किसी तरह की घटना हुई है। हाँ, इतना जरूर था कि वो जिस समय पढ़ा रहे थे तो उसका स्थानीय लोगों ने विरोध जरूर किया। जिसके बाद देर रात तक ये बवाल चलता रहा और फिर इस पूरे मामले में एसएसपी को और आईजी कुमाऊं रेंज को भी दखल देना पड़ा। वो देर रात यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो है फिर लोगों को शांत कराया, और इस पूरे मामले में जो मुस्लिम समुदाय है उसकी तरफ से लगभग 40 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति के खिलाफ नेम्ड एफआईआर की गई है, जबकि बाकी अन्य के खिलाफ अननेम्ड एफआईआर है। तो इस तरीके से पूरे मामले को शांत किया गया पुलिस के द्वारा और कहा गया कि भाई निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच पुलिस की और प्रशासन की तरफ से की जाएगी। बहरहाल जो मस्जिद बन रही थी वो पूरा का पूरा इलाका जो है सरकारी जमीन वाला इलाका है, और ये इसमें पुराना मकान बना हुआ है और चुपके से इसमें कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, बड़े हॉल्स का निर्माण किया जा रहा था, और धीरे धीरे उसे मस्जिद का शेप देने की कोशिश हो रही थी। लेकिन शैलेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर लोगों में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस बल तैनात किया गया। आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुड़की से बड़ी खबर, यहां के मंगलौर कोतवाली इलाके में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हादसा हो गया और कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हादसे में एक मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार भी इसी के आसपास हादसे का शिकार हुई थी और पंत समेत ये चौथा हादसा इस इलाके में हो चुका है। हादसा बेहद दर्दनाक है और तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। इसी इलाके में क्रिकेटर ऋषभ पंत का भी हादसा हुआ था।
जिसके बाद वहां पर रोड को बेहतर करने के दावे किए गए थे, मगर इस हादसे के बाद ऐसा हुआ है ये नहीं लगता। ये लगातार चौथा हादसा है जो इस इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ की बनावट में भी कुछ दिक्कत है। और चलिए अब बात करेंगे मसूरी की, जहां मसूरी में रोडवेज बस हादसे के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। मसूरी थाने में बस ड्राइवर पर लापरवाही करने पर केस भी दर्ज किया गया। ड्राइवर रॉबिन पर केस दर्ज हुआ है। रविवार को बस खाई में गिरी थी जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे और इसमें बस चालक की लापरवाही सामने आई थी, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, ये देहरादून की, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख भी व्यक्त किया था। और इसमें खाई में जब बस गिरी थी तो उसमें 35 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं कुछ लोग इसमें घायल हुए थे, जिसको लेकर अब मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था न होना एक बड़ी समस्या है। लिहाजा 4 धाम यात्रा रूट समेत 42 नई पार्किंग बनाई जा रही है, जो कि मल्टी लेवल, सरफेस और टनल पार्किंग होगी। करीब 7000 गाड़ियों की क्षमता वाली 32 पार्किंग का तो काम भी शुरू हो चुका है। मार्च 2024 तक सभी पार्किंग का निर्माण हो जाएगा। अल्मोड़ा में 9, चमोली में 1, चंपावत में 4, पौड़ी में 5, पिथौरागढ़ में 3, नैनीताल में 4, टिहरी में 1 और उत्तरकाशी में 5 पार्किंग के लिए बजट जारी हो चुका है। विभिन्न जिलों में 32 पार्किंग हमने स्वीकृत किए हैं, जिसके सापेक्ष 122 करोड़ रुपया का हमने इसमें प्रावधान किया है और 77 लाख रुपया इसके लिए अब तक हमने रिलीज भी कर दिया है। 3 जगहों पर टनल पार्किंग बनेगी, जिसकी डीपीआर के लिए बजट जारी हो चुका है। टिहरी में मसूरी के पास कैंपटी फॉल में टनल पार्किंग बनेगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी में टनल पार्किंग, तो पौड़ी में ऋषिकेश के पास लक्ष्मण झूला में टनल पार्किंग बनेगी। एक तो हमारी कैंपटी में हो रही है, जिसके लिए हमने 42 लाख रुपए डीपीआर के लिए स्वीकृत किया है। गंगोत्री गंगनानी के लिए 77 लाख रुपया, वो भी टनल पार्किंग। लक्ष्मण झूला के लिए जो हमारी है यहाँ पे 30 लाख रुपया टनल पार्किंग के लिए हमने इसमें अभी स्वीकृति दी है। टनल पार्किंग का जिम्मा NHIDCL को सौंपा गया है। उत्तराखंड में ये पहली टनल पार्किंग होगी, जिसके बनने से टूरिस्ट प्लेस कैंपटी फॉल, लक्ष्मण झूला में तो राहत मिलेगी ही, गंगोत्री धाम जाने वाले 4 धाम यात्रियों के लिए भी बड़ी सुविधा होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। अक्सर पहाड़ी इलाकों में पार्किंग की समस्या होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब पार्किंग के लिए नए स्पेस बनाए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाखरो टाइगर सफारी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। मामले में तत्कालीन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS सुहाग के खिलाफ विभागीय जांच पूरी हो गई है। इस मामले में सुहाग को सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद प्रमुख वन संरक्षक ज्योत्सना सितलिंग को जांच सौंपी गई थी। सितलिंग ने अब जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के मामले में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस मामले में कई दूसरे अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में थी। इसी मामले में फॉरेस्ट चीफ के पद से राजीव भरतरी को हटाया गया था। तो जांच रिपोर्ट आने के बाद से ही हड़कंप है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कुछ बदलाव किए जाएंगे। और वन विभाग में फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी होंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजीव भरतरी को मंगलवार सुबह 10 बजे फॉरेस्ट चीफ पद पर तैनाती देने का आदेश दिया है। और आपको बता दें कि राजीव भरतरी को कॉर्बेट पार्क में निर्माण और पेड़ों के कटान पर भी हटाया गया था। उनकी जगह विनोद सिंघल को फॉरेस्ट चीफ बनाया गया था और अब कोर्ट ने आदेश पर विनोद सिंघल को पद से हटाना होगा। इससे पहले कैन की अदालत से भी राजीव भरतरी को राहत देते हुए उनको बहाल करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्ति नहीं दिए जाने पर राजीव ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकार के पास में कोई भी ठोस जवाब नहीं था।
इस पर एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता को निर्देशित किया है कि राजीव भरतरी को चार्ज दिया जाना सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए मंगलवार सुबह 10 बजे का समय भी नियत किया है। सरकार रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक काठगोदाम का हाल बुरा है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। काठगोदाम को देश के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन का खिताब मिला हुआ है। पहाड़ की जड़ में बसे इस स्टेशन को कुमाऊं का आखिरी स्टेशन कहा जाता है, लेकिन इसकी बदहाली का आलम देख आप भी हैरान हो जाएंगे। 1.5 साल पहले स्टेशन को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली जो पटरी गौला नदी की बाढ़ में बह गई थी, उसे बचाने की अभी तक कोई कोशिश रेलवे ने नहीं की है। का जो रेलवे ट्रैक है वो बह गया है। पिछले साल तो एक पटरी बह गई थी और हल्द्वानी जो मुख्य रेलवे स्टेशन है इसके भी पटरी इसकी जन्म आ गई। समय रहते मैं समझता हूँ कि इनका मरम्मत नहीं की गई और गोला की तरफ वाल नहीं बनाएगी, सेफ्टी वाल, तो ये स्टेशन को भी खतरा होगा और रेल की पटरी को भी खतरा हो जाएगा। जाहिर है जोनल कमेटी के मेंबरों ने बाढ़ के कारण हवा में लटकी हुई इन पटरियों की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में स्थानीय विधायक भी रेलवे पर सवाल उठा रहे हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इंडियन रेलवे, नॉर्थ पूर्वोत्तर रेलवे, जो इतनी प्रॉफिट मेकिंग एक इंस्टीट्यूशन है और रेलवे का बजट अलग से पेश करा जाता है, उसमें अगर ये यहाँ हल्द्वानी काठगोदाम जो आखिरी जंक्शन है पूरे कुमाऊं का, इसके लिए अगर कोई प्रावधान नहीं है और कोई कार्य नहीं हो रहा, तो कौन सी नींद में सोए हुए हैं। काठगोदाम स्टेशन को जोड़ने वाली इन पटरियों के बाढ़ में बहने से कई लंबी दूरी की ऐसी ट्रेनें रुक गई हैं जिन्हें स्टेशन से शुरू होना था, लेकिन इसके बावजूद रेल अधिकारियों की चुप्पी हैरान करने वाली है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा नगर में लगे पलसीमा गांव में बिल्डर द्वारा 100 नाली से अधिक जमीन खरीदने के मामले में अब बवाल शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पर धरना देकर जमीन खरीद पर रोक की मांग की है, तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बिल्डर ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाई है। तो वहीं इस पूरे मामले में डीएम का कहना है कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।